आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है सर। CDSL, अनिंद्या जी हैं CDSL, इन्होंने 1480 रुपये पे ख़रीदा है। शॉर्ट टर्म व्यू आपका ही जानना चाह रहे हैं सर, शॉर्ट टर्म व्यू क्या होगा आपका इस पे? देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू में कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर से ऐसे ब्रेकआउट मिला था, थोड़ा सा एक ब्रेकआउट मिल रहा था, वो उसको वापस से ऊपर से रिजेक्ट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का व्यू है, आइदर अनलेस ये 1420 या 1418 के ऊपर निकले तब तक इसमें बड़ी पॉजिटिवनेस नहीं आएगी। तो शॉर्ट टर्म आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से स्टॉप लॉस जो बनता है वो 1308 के करीब बनता है, अपर साइड 1360, 1375 और 1390 का एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं अगर व्यू एकदम ही शॉर्ट टर्म का है। लेकिन अगर लॉन्ग लंबा नजरिया है तो फिर भी इसमें होल्ड करे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ओवर ए पीरियड आपको पैसा बना के ही देंगे। ओके, ठीक है सर। मनोज जी, ये मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि किम्स, ज्योति CNC और टाटा कैपिटल, तीनों में से कौन सा स्टॉक आपको सर अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, पूछ रहे हैं सर ये। किम्स अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। किम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, थोड़ा लंबा नजरिया रख के। किम्स जो है यहाँ से प्रिफर्ड है। फंडामेंटल्स ठीक है मेरे हिसाब से। ओवर ए पीरियड जब भी ये परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये दोनों ही काउंटर से ये थोड़ा सा अच्छा, वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा है। तो अभी टेक्निकल उतने सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जब भी ये परफॉर्म करेगा तब मेरे हिसाब से इसके अंदर ही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो मनोज जी, यहाँ पर सर ने बताया कि किम्स उनको ज़्यादा बेटर काउंटर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। सुरेश जी ये पूछ रहे हैं कि RBL बैंक में आपसे जानना चाहते हैं कि मंडे को सर क्या कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा मूवमेंट आपको नज़र आ रहा है RBL बैंक के अंदर? मंडे के लिए जानना चाहते हैं कि क्या करें इसके अंदर। नहीं, पर्टिकुलर एक दिन का मंडे का कोई व्यू फिलहाल वैसा बन रहा ही नहीं है। लोअर लेवल में एक डाउन साइड का चैनल स्टार्ट हुआ था, वहां पे वहां से वापस से अपर साइड का चैनल रिकवर हुआ है। तो यहाँ पे बड़ा कुछ मंडे के हिसाब से अभी फिलहाल बड़ा कोई मूव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो चैनल है सीधा 320-22 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी फिलहाल एक न्यूट्रल जोन टाइप में है, और यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश टाइप का ही है। बट मार्केट की कंडीशन जिस हिसाब से देख रहे हैं वहाँ पे कुछ ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते। लेकिन एक दिन का व्यू इसमें ज्यादा नहीं बता सकते। जी, ठीक है सर। मधु जी पूछ रही हैं कि प्रिकोल का एंट्री लेवल क्या हो सकता है सर, इसमें एंट्री अगर किसी को करनी हो तो प्रिकोल के अंदर। देखिए, प्रिकॉल के अंदर एग्जैक्ट एंट्री लेवल तो सजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है तो ये लेवल से अगर आप है तो होल्ड कर सकते हैं। लोअर लेवल पे वापस से देखेंगे तो 570, 585 ये लेवल जब भी आते हैं तो वहाँ पे एक बाइंग अप इंटरेस्ट बनता है। अपर साइड में 650, 660 ये एक रेसिस्टेंस लेवल शायद अपने को देखने को मिल सकते हैं। और वो क्रॉस करे तो फिर 700 तक की भी रेंज इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। अगला सवाल हिमांशु जी का है सर हमारे पास। हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि IT के अंदर जो कुछ चल रहा है पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें तो क्या इस वक्त हम इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं सर? नहीं, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक ये सारे काउंटर के अंदर प्रेशर मेरे को लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। आप बाइंग भी कर लेंगे तो वो आपको रिटर्न अच्छा बना के देगा, उसकी गारंटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे हिसाब से IT सेक्टर के अंदर फिलहाल थोड़ा वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए। थोड़ा भी अपसाइड मिलेगा तो वापस से उसके अंदर एक कंसोलिडेशन दिखाई देगा। बट प्रिफर्ड अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा थोड़ा ठीक लग रहा है कंपेरेटिवली बाकी काउंटर। बाकी IT के अंदर अभी वैसा कोई व्यू बन नहीं रहा है तेजी का। ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं। दिलीप व्यास जी का आया है, राजकोट से हैं सर। ये पूछ रहे हैं कि RVNL के 362, 362 रुपये के भाव पर इन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो क्या करंट प्राइस पर ये एवरेज कर सकते हैं? सही रहेगा इसमें एवरेज करना सर करंट प्राइस पर? देखिए, RVNL की बात करें तो RVNL में OFS आने की भी बात चल रही है। तो मेरे हिसाब जी। से अगर OFS आएगा थोड़ा लोअर लेवल पे, अगर OFS आता है तो फिर उनको वापस से लोअर लेवल में अपॉर्चुनिटी वेट कर लीजिए। जब तक वो जो मार्केट के अंदर HOS चल रहा है अगर वो क्लियर नहीं होता है तब तक वेट कर लीजिए। वेट, अगर OFS लोअर लेवल में आता है तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल जाएगा, OFS में खरीद लीजिएगा। रेडिंगटन में सर ये क्या पूछ रहे हैं कि 295 रुपये पर इन्होंने खरीदा था रेडिंगटन।
इसमें क्या करें, एग्जिट कर जाएं या फिर अभी होल्ड करके इसको चल सकते हैं? कैसा आपको लग रहे हैं, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर? मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। ये काउंटर वैसा है कि कभी कभार मोमेंटम जनरेट होता है लोअर लेवल में, यहाँ पे बाइंग जनरेट इंटरेस्ट जो होता है 180 से 220 के बीच में बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है, और अपर साइड में वही प्रॉफिट बुकिंग होता है, बाद में वापस से कंसोलिडेशन होता है। अभी एग्जिट करना चाहिए, लोअर लेवल मिलता है तो वापस से री एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और जीएमआर एयरपोर्ट पे क्या करना चाहिए सर? 101 रुपये की बाइंग प्राइस है इनकी, इसमें होल्ड कर सकते हैं इसको क्या, या फिर एग्जिट कर लें इसमें से भी? नहीं, ये काउंटर को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे नजरिया पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रखे तो हो सकता है ये काउंटर आपको 115 से 120 की रेंज भी दिखा देगा। तो यहाँ पे एक बाइंग की, अगर जिसको बाइंग भी करना है तो ये काउंटर में बाइंग किया जा सकता है। ठीक है सर। विशाल राणा जी, इंस्टाग्राम के थ्रू इनका सवाल हमारे पास आया है। ये पूछ रहे हैं सर कि ओरकला इंडिया 730 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा था, तो इसको होल्ड करें या फिर बेच के निकल जाएं इसमें से सर? ये आईपीओ के साथ प्राइस है, मेरे हिसाब से तो आईपीओ के जी अंदर ही इनकी खरीदी रहेगी। अब तो काफी लोअर हो गया है, और नंबर ठीक ठाक ही आए, उतने कोई ज्यादा खराब भी नहीं है और अच्छे भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इवन अगर मिड कैप स्मॉल कैप में है, काफी चीज सारी चीजें अंडर वैल्यूड भी है, तो जब वो परफॉर्म करेंगे तो शायद इसके अंदर भी थोड़ा सा अपने को जान देखने को मिले। थोड़ा वेट करिए, 640-50 अगर रेंज दिख रहे हैं, एग्जिट भी करना है तो वो लेवल रहेगा, वो ठीक लेवल शायद हो सकता है एग्जिट करने के लिए। ठीक है। गौरव तिवारी जी, ये मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि एच एल 116 पर बाइंग की है कॉल 4200, और इसमें क्या करना चाहिए सर एच एल के अंदर? देखिए, एचएल का मोमेंटम वैसे पॉजिटिव है, और ये मेरे हिसाब से मोमेंट थोड़ा सजेस्ट भी कर रहा है कि पॉजिटिवनेस यहाँ से भी कंटिन्यू रह सकती है। तो मेरे हिसाब से ये कॉल का एग्जैक्ट मैंने लेवल चेक नहीं किया है, बट अगर मैं काउंटर स्पेसिफिक बात करूँ तो 4140 का एक स्टॉप लॉस अपर साइड में ये करेगा, तो 4280 और 4350 ये लेवल जो है स्टॉक्स के अंदर अपने को शायद हो सकता है कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर दिखाई दे सकते हैं, तो वो हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके। चलिए ठीक है सर। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास रूट मोबाइल पर अगला सवाल है, और सवाल भेजा है हमारे पास रविंद्र जी ने। ये बोल रहे हैं सर कि 620 रुपये में इन्होंने ख़रीदा था, तो क्या अब ये इसमें से लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए? और साथ ही नेटवेब ये काफ़ी समय से होल्ड किया हुआ है, दोनों पर आपके ये सजेशन चाहेंगे, दोनों में क्या करना चाहिए सर? मोबाइल में एग्जिट कर ले, मेरे सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। नेटवर्क को फिर भी होल्ड किया जा सकता है। नेटवर्क पे अभी प्रमोटर शायद स्टेक भी थोड़ा कम कर रहे हैं, तो उसके कारण से हो सकता है प्रेशर है, बट काउंटर स्पेसिफिक ध्यान उतना ना ज्यादा पॉजिटिव है ना ज्यादा नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से नेटवर्क को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि डेटा सेंटर की जो थीम है इंडिया की, उसमें इनको ज्यादा फायदा दिखाई दे सकता है, तो ये काउंटर फिर भी होल्ड किया जा सकता है। ओके ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास आया है गगन जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि एस बी आई में क्या करना चाहिए सर? कल मार्केट कैप भी इसका बढ़ता हुआ देखा है, टीसीएस से ज़्यादा मार्केट कैप होता हुआ नज़र आया, और क्या करना चाहिए स्टेट बैंक के अंदर? क्या ये पूछ रहे हैं फ्रेश बाइंग इस लेवल पर करना ठीक रहेगा एसबीआई के अंदर? देखिए, एसबीआई का टोटली जो है एक अलग ही मूव में है, और काउंटर में काफी बढ़िया स्ट्रेंथ है। पर मेरे हिसाब से ये काउंटर के अंदर लिमिटेड अपसाइड है, और इसके कारण से यहाँ पे एक बीच में स्टक हो गया। बट काउंटर स्पेसिफिक देखे, नंबर काफी रोबस्ट आए थे, अबोव एस्टिमेट्स आए थे, गाइडलाइंस काफी इम्प्रूव्ड होके आई थी। तो हो सकता है कि शायद इसको बड़े ब्रोकिंग हाउस या बड़े फंड हाउस इसको री रेट करते हैं, अगर वो भी अगर इनका हाई बढ़ाते तो फिर इसके अंदर नई रेंज अपने को शायद से देखने को मिल सकती है। 1205 के ऊपर जब ये काउंटर निकलेगा तब हो सकता है कि इसके अंदर 1225, 1240 और 1260 ये रेंज शायद एकदम शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। और 1170 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो फिर ये काउंटर के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन लोअर लेवल का देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एक कंडीशनल कॉल बन सकता है मेरे हिसाब से। 1205 के ऊपर अगर मिलता है तो फिर 1220, 1240 और 1260 की काउंटर में स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है, ये डिनाई नहीं कर सकते। ओवरऑल एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा और पॉजिटिवनेस होगा तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फर्दर एक शॉर्टर टर्म में और अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो महेश सर,
पीएसयू बैंक्स के अंदर एसबीआई को प्रेफर करेंगे या और भी कुछ अच्छे आपको स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं पीएसयू बैंक्स में? देखिए, पीएसयू बैंक में स्टॉक सारे बढ़िया है, बैलेंस शीट इम्प्रूव हो रही है। अब यहाँ पे भाव ऑलरेडी काफी चीजों के फैक्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर फंड हाउस इनको पी हाई देना चालू करेंगे, बुक वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा बढ़ाना चालू करेंगे, तो भी यहाँ पे री रेट मिल सकता है। बाकी अगर पुराने हिस्टोरिकल पी पे ट्रेड करेंगे तो लिमिटेड अपसाइड है। तो दो रीजन है, अगर यहाँ पे एक री रेट होते हैं तो फिर इसके अंदर मिलेगा, और वो री रेट होने के जो ट्रिगर है, वो री रेट होने की चांसेस जो है, जो अपने को अपने टेक्निकल लेवल के ऊपर मिलेंगे। अब ये बीच में अटक गया तो थोड़ा सा और अपसाइड मिलेगा, तो कंफर्मेशन आ सकती है 1204 1205 के ऊपर निकलते, तो फिर यहाँ पे फ्रेश अपसाइड अपने को देखने को मिलेगी, और वो फिर शायद हो सकता है कि लेवल और अपसाइड की तरफ अपने को लेके जाए। ओके, ठीक है सर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। दीप मोंडल जी ये पूछ रहे हैं कि इनका सवाल है कैन फिन होम्स पर। इन्होंने 900 रुपये के आसपास इसमें खरीदारी की है सर। 900 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। टारगेट आपसे जानना चाहते हैं सर कि क्या टारगेट्स आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं कैनफिन होम के अंदर? देखिए, कैनफिन होम में अगर बात करें तो 1050 से 1100 ये लेवल आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। शॉर्टर टर्म में शायद हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन हो 820 840 की रेंज भी वापस दिखा दे, अगर मार्केट के अंदर कोई फर्दर पेन आता है तो उसके लिए भी रेडी रहिए। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर ये कंटिन्यू अपसाइड करे तो एक साल का नजरिए के अंदर 1050 1100 के लेवल ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। सोमा जी का सवाल है सर। सी आई ई ऑटोमेटिव पर सवाल इनका है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 474। अब टारगेट्स आपसे जानना चाहते हैं सर कि क्या टारगेट्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं सर? देखिए, ऑटोमेटिव कंपनीज है, और यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा और अपसाइड अपन उसको मान के चल सकते हैं। सीए ऑटोमेटिव में चार्ट पे काफी बढ़िया वेल प्लेस्ड है। लोअर लेवल कोई भी मिलेगा 440 425 बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। अपर साइड की रेंज 400 485 पहला इमीडिएट लेवल बनता है। 485 के ऊपर मेंटेन करेगा तो 500 525 ये इमीडिएट चार्ट के ऊपर प्लेस्ड है। और वहां पे अगर उसके ऊपर चलेगा तो शायद हो सकता है कि 560 तक की भी रेंज बता सकता है। ओवरऑल चार्ट पे काफी अच्छा चार्ट बना हुआ है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 418 का एक स्टॉप लॉस, और अपर साइड में इमीडिएट टारगेट 485 500 525। तो महेश सर आपको क्या आज के बाज़ार में कुछ काउंटर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ शेयर्स नज़र आ रहे हैं जो आप यहाँ पर रेकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, जिसमें आपको लग रहा है कि पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, CLSCL है, तो वहाँ पे एक आज अच्छा खासा मोमेंटम भी बना हुआ है। काउंटर चमनलाल सेठिया, तो वहाँ पे एक काउंटर के अंदर कोई भी वापस से डिप मिलती है तो फिर उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जा सकता है। आज काउंटर के अंदर थोड़ी स्पाइक भी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये काउंटर के अंदर अगर वापस से कोई डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अपर साइड में वापस 335 से 350 की रेंज भी इसमें देखने को मिल सकती है। थोड़ा डिप का वेट करें, अगर डिप मिलता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट की जा सकती है। ओके सर, कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर बताना चाहें आप? देखो, लोअर लेवल में एंट्री का है 305 के करीब ये ले सकते हैं। 15 रुपए नीचे 290 के भी लेकर स्टॉप लॉस। अपर साइड में 335 350 के लेवल। ओके, ठीक है सर। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स यहाँ पर महेश सर की आज की टॉपिक रहने वाली है, जिसमें टारगेट्स आपको 335 से 350 रुपये तक भी देखने को मिल सकते हैं, और 305 रुपये के आसपास भी आप इसमें सर ने आपको सलाह दी है। चलिए अब वक्त हो गया है शो को यहीं समाप्त करने का। महेश सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मनी9 और मनी9 के व्यूअर्स को देने के लिए। सर जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें सर? नहीं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स से नॉर्मल रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये थे महेश सर जिनके साथ हमने डिस्कशन की आज के बाज़ार को लेकर, जिस तरीके से आईटी में एक दबाव देखने को मिल रहा है आज के मार्केट में, कल की मार्केट में पिछला जो हफ्ता रहा है और पूरा जो फरवरी रहा है आईटी इंडेक्स के लिए 16% से ज़्यादा की गिरावट रही है, उसके बारे में बातचीत करी।
दर्शकों के जो सवाल लगातार आए उसके बारे में बातचीत करी, और आईपीओ पर भी डिस्कशन हुआ कि अगर आपको दोनों आईपीओ आते हैं तो क्या आपको इसमें करना चाहिए। और टॉप पिक भी यहाँ पर महेश सर अपनी बता के गए हैं, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स, जिसमें स्टॉप लॉस यहाँ पर सर ने बताया है 305 रुपये का, करंट मार्केट प्राइस 316 रुपये चल रहा है, और इसमें टारगेट्स आपको जो देखने को मिल सकते हैं वो है 335 रुपये से 350 रुपये तक की। तो ये महेश ओझा सर की आज की टॉप पिक थी।